हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों का सक्षम स्टडी सेंटर पर बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो भैया हमने पिछले वीडियो में पढ़ा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया दर्पण क्या होता है। देखो, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका एक भाग पर कलैया पेंट हो, एक परावर्तक पृष्ठ हो। गोली दर्पण के दो भाग, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण सबसे पहले हेडिंग है भैया अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण की परिभाषा। तो अवतल दर्पण की परिभाषा ऐसे लेंस जिनके उभरे हुए भाग पर कलैया पेंट हो, जिनके उभरे हुए भाग पर कलैया पेंट हो तथा धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, तथा धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। फिर उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका धसा हुए भाग पर कलैया पेंट हो, धसे हुए भाग पर कलैया पेंट हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये भैया हमारा हुआ अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानेंगे कि मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो भैया आज हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली बात, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो भाग, नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलैया पेंट तथा धसा हुआ भाग पर आवर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की परिभाषा ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलैया पेंट तथा उभरा हुआ भाग पर आवर्तक पृष्ठ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे भैया कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग आज सीखेंगे भैया दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारी पहली स्थिति है भैया अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। नंबर एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले भैया पढ़ेंगे अवतल दर्पण। तो परिभाषा तो पता है, उभरे हुए भाग पर कलैया पेंट हो, धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ। ये क्या भैया? मुख्य अक्ष। कौन अक्ष? मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं फोकस। ये मुख्य अक्ष, ये है F1, इसको बोलते हैं 2F1 व C1, F2 C2 या 2F2। ठीक है भैया, ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो हमारे यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां हैं। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, नंबर एक। नंबर दो, जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो, नंबर दो। नंबर तीन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। नंबर चार, जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो। नंबर पांच, जब वस्तु फोकस पे रखी हो। नंबर छह, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व F1 के बीच में रखी हो। तो हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियां हैं। नंबर एक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व F1 पर के बीच रखी हो, तथा जब वस्तु F1 पर रखी हो तथा F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो। तो भैया हम लोग जानते हैं अपनी पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु, देखो भैया हमने आप लोगों को बताया कि जैसे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, जैसे मान लीजिए हमारा कोई दर्पण है, यहाँ से ये परावर्तक कलैया पेंट है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली कतई सीधे जाती हैं। अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। फिर तीसरी स्थिति यह है भैया कि जैसे मान लीजिए कि अगर प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, इसको F1।
तो यहाँ पे तीन स्थितियां हैं। नंबर एक, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो भैया सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो भैया हमारे ये नियम के अनुसार हमने चित्र बनाया अवतल दर्पण द्वारा। जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये भैया हमारी स्थिति कब बनेगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या पर रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहां पे होती है भैया स्थिति, स्थिति व प्रकार, प्रकार या आकार। देखो वस्तु इधर रखी है, प्रतिबिंब भी इधर बनना है, तो क्योंकि यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पे कैसा होगा भैया, वास्तविक उल्टा। आकार कैसा है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और कहा देखो भैया आकार भी स्थिति बन कहां पर रहा है, F1 पर, फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक है भैया, ये स्थिति, ये आकार बिंदु के आकार का, और ये वास्तविक उल्टा, ये स्थिति मतलब बन रहा है यहाँ पर। ठीक है भैया। अब नंबर दो, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, जब वस्तु, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएंगी, अगर मुख्य अक्ष के अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब भैया हमारा बनना है, प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक उल्टा स्थिति F1 पर, आकार बिंदु के आकार का। तो हमारी पहली स्थिति हुई भैया जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर। अब हमारी दूसरी स्थिति यह है भैया कि जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो, वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो, तो अब की बार हमें वस्तु को कहां पे रखना है, मुख्य, अरे मतलब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, कुछ यहां पे। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो भैया अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये भैया मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, और ये कहां से आ रही है भैया, ये हमारी किरण मुख्य फोकस से आ रही है और कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा भैया कुछ इस प्रकार से यहां पर बनेगा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए डैश और इसका नाम है बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्थिति, मतलब आकार कैसा है, स्थिति ये कहां पे बनना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है भैया, वास्तविक उल्टा, और स्थिति कहां पे बनना है, C1 व F1 F के बीच, C1 व F1 के बीच। आकार कैसा है भैया, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा भैया हमारा क्या है, आकार। अगर वस्तु, जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से जाएंगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ तीन नियम याद रखने हैं। जब हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना होगा सिर्फ तीन नियम। तीन नियम ये है भैया, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर
मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हमारी तीसरी स्थिति क्या, दूसरी पहली हुई जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच रखी हो। आपकी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो अब की बार हमें वस्तु को कहां रखना है भैया, वक्रता केंद्र पर। अब की बार हमें वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर। ये है हमारा भैया वक्रता केंद्र। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो ठीक है भैया, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो भैया कुछ इस प्रकार यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। कुछ इस प्रकार से जब तुम लोग अपनी कॉपी में बनाओगे तो कहां पे बनेगा भैया, देखो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पे, वक्रता केंद्र पर। ये हमारी कोई वस्तु ए और बी, प्रतिबिंब क्या बनना, ए डैश और बी डैश। ये हमारा क्या बनना भैया, प्रतिबिंब। ये है वक्रता केंद्र C1। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब हमारी वस्तु कहां रखी है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो मुख्य अक्ष के जाने वाली किरणें फोकस से जाएंगी और फोकस से होकर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो भैया अब देखते हैं प्रतिबिंब कहां पे बना। तो भैया सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो वस्तु इधर रखी है तो इधर तो वास्तविक उल्टा, क्योंकि दर्पण है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और स्थिति हम लोग जानते हैं कहां पे, C1 पर। कहां पर, C1 पर। फिर आकार वस्तु के बराबर, आकार कैसा होगा भैया, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो भैया यहाँ पे हमारी तीन स्थिति हुई, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता त्रिज्या के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब हमारी तीसरी मतलब चौथी स्थिति ये है कि जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो, जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो। C1 यानी कि वक्रता केंद्र, जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो, के बीच रखी हो। तो भैया हम अब की बार दोबारा फिर चित्र बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ हो रहा है। देखो सबसे पहले अवतल दर्पण, फिर मुख्य अक्ष, प्रकाशी केंद्र F1, C1, F2, C2। ये कौन सी अक्ष है भैया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। जब वस्तु, ये हमारी भैया चौथी स्थिति है, जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो, C1 व F1 के बीच रखी हो, C1 व F1 के बीच रखी हो। मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी है और B, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अगर मुख्य फोकस से आएगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो कुछ भैया इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। देखो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये मान लीजिए फोकस है। अगर फोकस से आएगी, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो भैया ये यहाँ पे बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार प्रतिबिंब, इसका नाम होगा A डैश और B डैश। तो नियम ये है, जब वस्तु हमारी वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो
तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से जाएंगी। अगर मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो अब की बार भैया यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, ऐसा प्रतिबिंब बनना है, फिर आकार। तो सबसे पहले स्थिति कहां पे बनना है, तो C1 से इधर बनना ना, C1 से पहले, C1 से पहले, C1 से पहले। और वास्तविक कैसा बनना है, वास्तविक उल्टा। और आकार कैसा है भैया इसका, जब वास्तविक उल्टा है, आकार देखो वस्तु ये है, वस्तु से कुछ बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये हमारी चौथी स्थिति हुई कि जब वस्तु C1 व F1 के बीच रखी हो। अब हमारी भैया पांचवी स्थिति यह है कि जब वस्तु F1 पर रखी हो, जब वस्तु F1, जब वस्तु F1 पर रखी हो, जब वस्तु F1 पर रखी हो, तो भैया आपकी बार हम लोगों को वस्तु को रखना है F1 पर। कहां पे रखना है, F1 पे रखना है, F1 C1। तो अब की बार हमें वस्तु को रखना है यहां। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। जो वक्रता के, देखो भैया अगर तीन नियम पढ़े, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, अगर मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र तो सीधे ही, अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो सीधे ही जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है भैया, तो ये इसी मार्ग में आई और इसी मार्ग में वापस। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी। तो भैया जो हमारा प्रतिबिंब बना कुछ अनंत पे बनेगा, कहीं पर, कहा, तो स्थिति क्या हुई कि मतलब C1 से इधर, C1 से परे या पहले, और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। और इसका आकार कैसा होगा, आकार भैया वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। और यहाँ पे भैया ये अनंत पे बनेगी, स्थिति कहाँ होगी, अनंत, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे बने, अनंत पर, अनंत पर वस्तु से बड़ा। ये भैया हमारी पांचवी स्थिति थी, जब वस्तु F1 पर रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अगर देखो भैया आपकी बार यहाँ पे अगर तुम लोग कोई भी किरण मुख्य फोकस से ले जाती, समांतर कैसे जाती, तो यहाँ पे तीन नियम इसीलिए पढ़ाए गए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फोकस से जाएगी, अगर मुख्य फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अगर वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हमारी ये पांचवी स्थिति हुई जब वस्तु कहां रखी थी, F1 पर। अब हमारी लास्ट स्थिति बची भैया जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो भैया अब की बार हमने यहाँ वस्तु रखी F1 पर, तो अब की बार हमको कहां रखना है, अब की बार हमें वस्तु को रखना है F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये F1 है, ये C1 है, यहाँ पे हमें कोई रखना है एक वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो सीधे आएगी और उसी मार्ग में वापस जाएगी। तो भैया ये कुछ इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब अब की बार यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये वस्तु कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, क्योंकि कहाँ मिलेंगी, अनंत पर, पता नहीं कहाँ। ठीक है, तो अब की बार हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये वस्तु A है और ये B, A डैश B डैश। जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो भैया ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका भैया जो अब की बार प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा,
देखो भैया प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो अगर अवतल दर्पण के उधर बनेगा तो आभासी सीधा, अगर इधर बनेगा तो वास्तविक उल्टा। तो हम लोगों का प्रतिबिंब बनना है भैया वस्तु के उधर, तो अब की बार क्या होगा, आभासी सीधा, और आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो भैया आज की क्लास में हमने पढ़ा दर्पण, और दर्पण की परिभाषा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो हमने आज की क्लास में सीखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसके पहले हमने आप लोगों को बताया कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस की परिभाषा, अवतल लेंस की परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत धारा, ये सब हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का हमारे नाम है भैया @सक्षम स्टडी सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तो भैया आज की क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और कल हमारा टॉपिक यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि वहां सिर्फ दो स्थितियां हैं। और भैया आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि इस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे मैथ और साइंस। साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स। और यहाँ पे भैया केमिस्ट्री और बायो। हो सकता है कि हमारे विपुल सर आप लोगों को पढ़ाएं, और उनके द्वारा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर विपुल सर, जो कि एक बहुत अनुभवी टीचर हैं, और वो आप लोगों को इंग्लिश सेकेंड और केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगे। तो भैया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग भैया यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। क्योंकि भैया शिक्षा का मकसद नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का मकसद जब तक नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। क्योंकि आप लोगों को पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आपका जीवन कैसे भी गुजरा हो, लेकिन आपके माता पिता का बुढ़ापा कभी गरीबी में गुजरना नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है। और भैया अगर आप किसी काम को 21 दिन करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, अगर उसी काम को आप 90 दिन कर लो आपकी दिनचर्या बन जाएगी। तो भैया जो लोग क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यूपी बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। भैया जो आपको पढ़ाया जाए, आपको जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको सिर्फ 1 से 2 बार घर पर रिपीट कर लेना है। बाकी फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हमें प्रैक्टिकल के द्वारा ही ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भैया अभिक्रियाएं याद करनी पड़ेंगी। बायो को भैया चित्र के द्वारा समझना है, जो कि हमारे विपुल सर आपको चित्र के द्वारा बायो पढ़ाएंगे, और इंग्लिश ग्रामर भी उनके द्वारा पढ़ाई जाएगी, टेंस, एक्टिव, पैसिव, जो कुछ भी है। और भैया आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 15 सितंबर से आपकी मैथ की क्लासें भी हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि निःशुल्क होंगी। और फिर उसके बाद में नवंबर और दिसंबर और जनवरी यहाँ पे हम लोगों के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि निःशुल्क होंगे, ताकि जिस बच्चे के पास में पैसे की कमी है वो भी पढ़ सके, और ये ना कह पाए कि हमारे पापा के पास में पैसे नहीं थे तो हमने पढ़ा नहीं। तो भैया उसके लिए सक्षम स्टडी सेंटर जो आपके साथ हर समय हर वक्त खड़ा रहेगा। तो यही भैया आप
तो कहना चाहूंगा आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भैया? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जय हिंद।